अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, अमेरिका ईरान की जो आर्जी जंग बंदी है जिसके साथ आबनाए हरमज़ जो है वो खोलने की बात की गई थी, वो तजवीज़ ईरान ने मुस्तरद कर दी है। ईरानी हकाम का कहना है कि चूँकि ईरान जो है वो किसी आर्जी जंग बंदी की बात नहीं करेगा, वो मुस्तकिल जो जंग बंदी है उस पर बात की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे सामने, पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। ये कल जो बड़ी तेज़ी से ये जब डेवलपमेंट्स हुई वो क्यों हुई उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान ने जब इसमें बहुत अहम रोल अदा किया। ख़बर ये आई बैन-ए-अक़वामी इंटरनेशनल एजेंसी की जानब से कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने रात भर ईरान से जो इराक़ची साहब हैं उनसे और जो अमरीकी नायब सदर हैं उनसे मुसलसल गुफ्तगू की और एक ऐसा मसवदा तैयार किया जिसके बारे में या ऐसी तजावीज़ तैयार की जिसके बारे में ये ख्याल था कि उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। और ये एक इनिशियली इब्तदाई तौर पे एक MOU भी हो सकता है जो तकरीबन 45 दिन की जंग बंदी जिसके तहत होगी। और इस MOU के बाद जो ईरान है इस MOU के अंदर ये गारंटी करेगा कि वो जौहरी हथियार बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा, वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। और उसके बाद जो जंग बंदी है अमेरिका की तरफ से वो 45 दिन तक जारी रहेगी और उसके दौरान फिर सारे मामला तय किए जाएंगे। इसमें ये शिक भी शामिल थी कि अगर 45 दिन के वक्त को बढ़ाना पड़े तो वो भी बढ़ाया जाएगा। इसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम कहा जा रहा था कि दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईरान ने अब जो इब्तदाई इतलात आ रही है वो ये है कि ईरान ने इसे मुस्तरद कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ वही है कि हम मुस्तकिल जंग बंदी और जो हम पर हमला ना होने की यकीन दहानी है उसके बगैर कोई बात कर ही नहीं सकते। आबनाए हरमज़ जो है वो खुलेगी उस सूरत के अंदर जब ये पहली शर्त मानी जाएगी तो आगे बात बढ़ सकेगी। अब मामला ये है कि ये फौरी तौर पे ये जो मामला शुरू हुआ ये उस वक्त शुरू हुआ जब जो पहले जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने ये धमकी दी कि 10 दिन पूरे होने को आ रहे हैं और हम जहन्नुम बना देंगे, ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। और फिर कल रात जो उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर जो उन्होंने एक पोस्ट अपलोड की जो गालियों भरी धमकियाँ थीं वो उसमें शामिल थीं। अगरचे कि उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया दुनिया भर से, इवन अमरीकी सैनेटर्स ने भी उस पर जो खासा लताड़ा है अमरीकी सदर को। लेकिन उसके बावजूद जो मामलात इस वक्त हमारे सामने हैं, दाखिली सतह पर अमेरिका को बहुत से मसाइल जो हैं वो फेस करना पड़ रहे हैं। जो उनके सैनेटर्स हैं या उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें अब ये जो जंग है ये ट्रंप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और ये इसका ट्रंप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना ये जो आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके अंदर बहुत नताइज जो है वो इसके निकल सकते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बुरे तरीके से गिर रही है ट्रंप साहब की। 3 जर्नैल जो हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं या उनको उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे सबकदोश करने का कहा गया है। और उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि उन 3 जर्नैलों ने ये समझाने की कोशिश की ट्रंप इंतज़ामिया को कि आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतार सकते। आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स उतारेंगे, आपके जो ये हज़ारों जो ट्रूप्स हैं, ये लाखों की जो फ़ौज इस वक्त ईरान में उनकी अपनी, बल्कि 2 अफवाज हैं उनकी मुख्तलिफ टीयर्स के साथ जो सरहदों की भी हिफाजत करती हैं और इंटरनली भी मौजूद हैं, वो आपको जो है वो इनको ख़त्म कर देगी। और ये शायद अमरीकी सोल्जर्स का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा, जिसके बाद जो ये इनको बात ना मानने पर अमरीकी इंतज़ामिया की इनको जो है वो हटा दिया गया, अटार्नी जनरल को भी हटाया गया है। अब ये उनके वहाँ इस वक्त जो हैं इंटरनल हालात हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो न सिर्फ अब धमकियाँ दे रहे हैं बल्कि गालियों भरी धमकियाँ हैं वो देने पे आ गए हैं। ऐसा क्यों है? ये जो मामलात हैं ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जिसे कह लीजिए कि वो डिप्लोमेटिक टर्म के अंदर हमें डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा ने एक दफ़ा बताया था कि ये इसकी कोई टर्मिनोलॉजी भी होती है, दोबारा उनसे उसको रिफ़्रेश करेंगे। और जो इस मामले पर बात करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। नवीद इलाही साहब साबिक जॉइंट DGI भी हैं और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ग्रिप रखते हैं। खालिद फ़ारूकी साहब तो आप हमें हर पीर को हमारे साथ मौजूद होते हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, गहरी निगाह रखते हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और नेशनल अफेयर्स हैं। मैं सबसे पहले शादिया चीमा साहिबा आपके पास आऊँगा, ये कुछ समझाइए हमारे नाजरीन को कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि ट्रंप साहब जो हैं वो अब
गालियां देने पर उतर आए हैं। ये वाकई फ्रस्ट्रेशन ही है सिर्फ कि नहीं, ये जो आप कहती थी कि डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर भी ये इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें ये समझ नहीं आने देना होता, लेकिन इसमें गालियां कहां से आ गई? जी, वो पिछले प्रोग्राम्स में हमने जिक्र किया था कि ये इसको जस्टिफाई करते हैं, इनके अपने जो माउथ पीसीज हैं, कि ये 3D या 4D चेस है और मैडमैन थ्योरी है। और जी। मैडमैन थ्योरी है तो इसका मतलब ये है कि आप बस सोचते रहिए कि हमने क्या करना है, हमारा अगला मूव क्या होगा, वगैरह वगैरह। हो सकता है ये पर्दा डालने की बात हो, क्योंकि ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्ट है क्या। बाकी जो टोनी ब्लिंकन है या जो बाइडन है या कमाला हैरिस है या इवन बराक ओबामा को, तो वो थोड़ा सा ढके छुपे लफ्जों में ये चूरन बेचा करते थे, ह्यूमैनिटी के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे और ह्यूमन राइट्स के नाम पे। तो अंदर से बात तो वही होती थी कि लोग मर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है, मसाइल जो हैं वो वही हेजमनी है, यूनिपोलैरिटी जो है उसको हमने ख़त्म नहीं होने देना है, अब गुंडागर्दी है आम लफ्ज़ों में। और ये जो हैं इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने खुलकर, जो हम जैसे लोग जो हैं कहते हैं कि ये क्या है, ये खुलकर हमारे सामने आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आप ये कह दें कि ओपन द एफ स्टेट यू एफ बास्टर्ड्स। तो उससे ज्यादा आप और क्या कह सकते हैं? मतलब वो कहते हैं जी कि पंजाबी बड़ी गालियां देते हैं, बड़ी अच्छी, 2-2 3-3 किलो की। तो अगर इसको भी अगर किलोज में मैयत किया जाए तो इसके भी काफी वेट बन जाता है। तो ये और फिर वो के पंजाबी जो हैं वो तो इस तरह संजीदा गुफ्तगू में और इस तरह की चीजों में उनपे तो ये इल्जाम ही है सिर्फ कि वो जी ऐसा करते हैं। तो इनके बारे में तो ये समझ में आ गया है कि जी ये तो एक ऐसी कुर्सी, एक ऐसा ऑफिस जिसकी अपनी एक सेंटिटी होती है, जिसकी एक ग्रेस है, उसको भी इन्होंने साइड पे रख दिया। और ऑफ कोर्स अब ये जिस तरह से एक क्वागमायर में फंस गए हैं, इनको ये समझ भी नहीं आ रहा कि थोड़ा बहुत जो डिप्लोमेटिक पर्दा था ये वो पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि इस पे जरा ये एक्चुअली ऐसा क्यों है, ये जो आप जिस क्वागमायर की बात कर रही हैं, ये क्या है? ये क्या आपको लगता है कि ट्रंप किन किन हालात में धंस चुके हैं जिसकी वजह से वो ये इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं? इन्होंने जब ये जंग शुरू की थी, जब मार-आ-लागो में जो नेतन्याहू ये डेट वगैरह डिसाइड करके आए थे, तो जेडी वैंस वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो स्प्लिट तो उसी वक्त से थी। और इस जंग में इनको इसलिए एक गलत इंफॉर्मेशन और आई डोंट नो कंप्रोमाइज था काइंड या कैश में या एप्स्टीन, वो कॉन्स्पिरेसीज अपनी जगह पे, लेकिन कंप्रोमाइज तो था। तो एक जंग में इनको ये कहकर धकेला गया कि ये वीकेंड वॉर है और आप इसके अंदर से जनाब जुमे को जाइए और इतवार की छुट्टी के बाद आप सोमवार को फतह का जो है जश्न मनाइए। ऐसा हुआ नहीं, चीजें बहुत हाथ से निकल गई। हमला आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद का मूव जो है वो सारे के सारा ईरान डिक्टेट कर रहा है। इनको उम्मीद थी कि ईरान जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा जैसे कि रशिया नहीं करता, तो ये इंटरनेशनल लॉ को, रूल्स को लेके चलेंगे। हम कहते हैं जी मोरालिटी भी हमारी है, इंटरनेशनल लॉ भी हमारा है, हम खुद ही कानून हैं। तो ये आगे से गल्फ की तरफ नहीं जाएगा ईरान, स्टेट ऑफ हुर्मुज के बारे में तो सोचेगा भी नहीं, तो अपने ताल्लुकात नहीं खराब करेगा। अब उनके लिए एग्जिस्टेंस का मसला है, वो उन्होंने इनको ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। और रिसेंट फिर इन्होंने कोई जो 75,000 बंदे इकट्ठे किए हैं अपने फौजी, कि हम ग्राउंड के फोर्सेस के तौर पे कोई रिटोरिकल ऑप्टिकल कोई एक आध जजीरा जो है उस पर चंद घंटे रह के भी कहें जी हमने अपना जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसे अकम्प्लिश कर लिया। तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि कल एक इन्होंने अपना जहाज भेजा है F-35E, और उसमें से 2 बंदे उसके अंदर होते हैं, दूसरे का ये बता नहीं रहे। एक को रेस्क्यू करने के चक्कर में ये 6 जहाज अपने वहां पे बर्बाद करवा बैठे हैं, जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्रीज चला रहे हैं जी कि हमने अपना बंदा रेस्क्यू करना था और बाकी जहाज हम खुद तबाह कर रहे हैं, किसी के हाथ ना लगे। उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जो उसकी जो प्रोपेलर की शेप है वो बता रही है कि वो क्रैश होते हुए उस तरह की शेप बनती, क्योंकि वो उस वक्त जब चल रहा होता है तो वो उस साइड की तरफ मुड़ता है, वो उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह जो रुके हुए प्रोपेलेंट की होती है। तो वो भी उसके ऊपर भी जो इनकी थ्योरी है उसके ऊपर भी बात बाहर आ चुकी है कि ये क्रैश हुए हैं जहाज। बिल्कुल, ये सारा झूठ है। आप झूठ पे झूठ बोलते जाएं और आप सोचें कि आप नैरेटिव से जंगें जीत लेंगे तो फिर आप यूक्रेन की प्रॉक्सी वॉर जीत चुके होते। 4 साल हो गए हैं, रशिया का अपना ऑब्जेक्टिव है डी नाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन का, वो चले जा रहे हैं माइल बाय माइल।
अपनी ठीक। कैजुअलिटीज को बचाते हुए। तो अब ट्रंप की ये हालत है कि अब जब उनको ये समझ आ गई है कि वहां से बंदा निकालना, बंदा भेजना एक बहुत रिस्की काम है, अगर एक या दो बंदों के लिए हमें 6 जहाज जो हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा, तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ उसका क्या करना है। तो अब वो फिर वो गंदी गालियां देने पे आ गए हैं। तो उनको लग रहा है कि शायद इससे जो है वो प्रेशर बिल्डअप होगा। और अभी जो है वो पुतिन ने जो है वो बात की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है उसको तारीख में उसको ये पता तो है कि एम्पायर जो है वो खत्म हो रही है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, लेकिन उसको इतने भद्दे तरीके से हिस्ट्री में वापस नहीं जाना चाहिए। इनको थोड़ी ग्रेस का मुजाहरा ठीक। करना चाहिए। चीजों ठीक। के लिए इतना बेलाकोस नहीं हुआ जाता। फतह और शिकस्त जो है वो कभी भी हतमी किसी की नहीं होती। तो मसले का हल निकाला जा सकता है, अभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये अपनी जबान, अपने रवैये पे कंट्रोल करें। जैसे पीट हेग्सेथ कहते हैं, हम बॉम्ब्स के साथ निगोसिएशन करते हैं, ये कहते हैं गंदी गालियां दे के इसको खोलो वरना मैं तुम लोगों को ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो ये इस तरीके से ठीक है। ईरान नहीं मानेगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं मैं डॉक्टर नवीद इलाही साहब, ये एक तो एक साइड इसकी ये है कि लोग कहते हैं कि ये जो बेसिकली जंगें हैं ये आसाब से जीती जाती हैं। आपको लगता है कि ये आसाब अपने छोड़ रहे हैं अमेरिकी सदर? और दूसरा ये, मैं एक पेस्टर साहब थे, शायद वाइट हाउस के पेस्टर साहब थे, वो उनकी एक बात सुन रहा था, वो बड़ी वीडियो में ईरान के जो है उनको वो लुनाटिक्स कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये हमारे बच्चों के खिलाफ एटमी बम बनाएंगे और हमें तबाह करेंगे। ये तो अभी करेंगे के सीखे के साथ मामला था। तो ये जिन्होंने फ़लस्तीन के अंदर हज़ारों अफराद जो हैं वो मार दिए और जो अब तक ईरान के अंदर तबाही हो चुकी है, ये लुनेटिक की डेफिनेशन में नहीं आते? बात कोई प्रिंसिपल्स की तो है नहीं यहाँ पे, कोई एथिक्स की, मोरालिटी की बात तो है नहीं है। इट्स अ वॉर, ऑल आउट वॉर गोइंग ऑन। तो जो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो ज़्यादा बदमाश है, वो ब्रुटैलिटी शो कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये जो जंग है इसमें आप देखें कि फेक न्यूज़ की और नैरेटिव की जंग है। हर जगह पे इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान की तरफ है, अमेरिका की तरफ से। तो आप जो काम कर रहे हैं इतना अहम है कि लोगों में इतनी अनसर्टेनिटी है, मालूम नहीं हो रहा कि असल खबर क्या है। और अगर मैं इसका थोड़ा सा जायजा लूं, जो ट्रंप ने अपना ट्वीट किया है अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे, तो पहले ही जो बात उन्होंने की है कि हम बॉम्ब करेंगे उनके ब्रिजेस को और रिफाइनरीज को, तो ये बेसिक जो वॉर स्ट्रेटजी है उसके ही अगेंस्ट है कि आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को ही खत्म कर दें। तो मुझे तो ये एक हॉलो थ्रेट लग रही है टू गेन सम स्ट्रेंथ बिफोर टॉक्स। हो भी सकता है कि वो ये समझ रहे हो कि ईरान के पास तो कुछ नहीं, हम जहाँ जाएंगे बॉम्ब करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हिस्सा जो उनका विटुप्रेटिव्स हैं, जो फाउल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, वो भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं है कि सोची समझी ना हो। शो ये कर रहे हैं कि जैसे मैं आई एम अ मैड मैन, आई मीन ग्रेट रेज और फ्यूरी में हूँ, इसलिए मैं तबाही फेर दूंगा। ये भी उसी का एक हिस्सा है, पहली धमकी का दूसरा हिस्सा, इन अ मोर क्रूड मैनर। तो ईरानी उससे कोई मुतासर नजर नहीं आ रहे उस बात से। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो ये भी चीज हो सकती है। अब जो पाकिस्तान ने दिया है एक टू फेज ट्रूस जी। डील के लिए अपना प्लान दिया है, जी। आप उसको देखें तो जाहिर है कि जेडी वैंस से जो कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल की बात होती रही है, और उसके बाद ये एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है पाकिस्तान ने कि आप अभी जो है सीज फायर हो जाए, हाँ जी। और आप स्ट्रेट और हुमस को जो खोल दें, और फिर जो 15 डेज हो उसके दौरान गुफ्तगू हो जाएगी। तो उसके ऊपर एडमिट किया है ईरान ने कि हाँ ये बात हमारे तक पहुंची है। जी। अभी उन्होंने फुली उसको रिफ्यूज नहीं कर दिया, अपना स्टांस दिया है। हमेशा इसके ऊपर ऐसे ही होता है कि आप बिट बाय बिट इस तरह की चीजों के एकदम तो पीछे नहीं हटते, क्योंकि 2000 लोग उनके वहां पे हिराक या शहीद हो चुके हैं बम्बार्डमेंट से। वहां पे उन्होंने बहुत बुरा हाल किया है और जो एनिमोसिटी है बहुत बढ़ चुकी है। तो जाहिर है कि पहले तो उन्होंने ना ही करनी है, अमेरिका ने उस पर इग्नोरेंस शो करनी है, फिर अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ में आते हुए बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं होपफुल हूं कि इसके ऊपर बात हो सकती है, ये वर्केबल सोल्यूशन है। ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो कर दी है, तमाम बॉम्बार्डमेंट के बावजूद, हमलों के बावजूद उन्होंने ये रेजिलियंस शो की है। जी, हमले तो अब ये अपनी जारी देखें हैं। कि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है वो मेरा ख्याल है वो भी इफेक्टिव है। जाहिर लगता है कि कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि
कुछ इतलात ये थी कि ये जो पायलट रेस्क्यू किया गया है जी। ये हवाले किया गया और पाकिस्तान से नेगोशिएशन के बाद हवाले किया गया अमेरिका के। तो इसका मतलब है कि एक इफेक्टिव बैक चैनल डिप्लोमेसी टॉक्स दे आर गोइंग ऑन। अब आगे देखते हैं कि सूरत हाल क्या डेवलप होती है। धमकियां थी, हॉलो थ्रेट्स थी, या दे मीन बिजनेस। अगर वो कर भी लेंगे तो उससे तो मजीद वो इस वॉर में धंसता जाएगा। इसको ट्रंप को ये बात भी समझनी होगी ठीक। कि मजीद बम्बार्डमेंट से वो मजीद इसमें धंसेंगे। नुकसान ईरान का होगा, इनॉर्मस नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी उसके बाद ईरान मजीद को नुकसान करेंगे। खत्म नहीं कर किया जा सकता, वो अपनी जगह उसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं फारूकी साहब, ये भी अब भी आज के दिन तक भी हमले ईरान की तरफ से भी जारी हैं। सो ये कहना कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो गया, उनकी प्रोडक्शन खत्म हो गई या उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, ड्रोन्स के अटैक भी हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी हो रहे हैं, इसराइल पर भी हो रहे हैं, तो वो अपनी जो भी उसने अपनी हिकमत अमली बनाई है उसके हिसाब से ईरान जो है वो जवाब दे रहा है, वो कैपेसिटी उसके पास मौजूद है। तो ये जो अभी शादिया साहिबा ने बात की थी कि अगर किसी जजीरे पे जो है वो थोड़ी देर के लिए फौजी उतार के कब्जा वब्जा करके फिर बाद में विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल जाएं, आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी किसी जजीरे पे ईरान जो है इसको एक्सेप्ट करेगा और वो उनके खिलाफ जो है वो को बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लाखों की तादाद में फौज है उनके पास। जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसके 2-3 पहलू हैं। एक है ट्रंप की शख्सियत, एक उसकी गुफ्तगू, एक उनकी प्लानिंग, उन्होंने किस मकसद के लिए जंग शुरू की, इसराइल के मकासद क्या थे और अमेरिका का मकसद क्या था। मतलब इसराइल के मकासद तो हम देखते हैं कि रीजन में उसकी वसत का एक है, ग्रेटर इसराइल की हम बात करते हैं। उसने इस दौरान हमें ये चीज़ को समझना होगा कि जब ये जंग जारी है तो इसराइल ने 3 मकासद हासिल किए। नंबर 1, उन्होंने फ़लस्तीनी जो थे उनके लिए फांसी की सज़ा अपने पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया। उन्होंने वेस्ट बैंक जो है उसमें जितना एरिया जो है जहाँ पे जितनी और उनको चाहिए वहाँ पे आबादकारी वाला मामला जो उसको आगे बढ़ाया और उसको वेस्ट बैंक के केस को कमज़ोर किया है। तीसरा, उन्होंने सदरन लेबनान जो है उसके कुछ हिस्से को मजीद बफर जोन के तौर पर उस पर एक तरह का कब्जा वो अपना पक्का कर रहे हैं। अच्छा, ये तो इसराइल ने अपने तौर पे किया। अमेरिका की ये जंग जो है वो ये बेसिकली चाइना के साथ और एनर्जी रिसोर्सेज जो है उन पर कब्जा करने की मेरे ख्याल के मुताबिक जंग है। ये ट्रंप का ये जो रवैया है, ये जो आप नहीं देखते कि जो ग्रीनलैंड्स के बारे में क्या था और जहाँ पे इसने कब्जा किया अमेरिका का जो साथ वाला मुल्क है वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला, जिस पे कब्जा किया। अच्छा, ये एक फ्रस्ट्रेशन की नहीं, ये एक प्लानिंग की बात थी कि वो तेल के ज़खायर वाले कंट्रीज जो हैं उन पर कब्जा करे या वसाइल वाले मुल्क जो हैं उन पर कब्जा करे। वहां तो वो करने में कामयाब हो गया और कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे जो वो देखे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो महीने की जंग के लिए नहीं आए थे, वीकेंड की जंग की बात की रहे, चले कोई 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते की जंग सोच कर आए होंगे, लेकिन 1 माह की जंग बाहर तो और मेरा ये सारा कुछ मिसकैलकुलेशन में आ गया ना। हाँ। यहाँ पे मिसकैलकुलेशन में आ गया। दूसरी बात, अमरीकियों का जो रवैया है ना, हमें जो उनकी गुफ्तगू नजर आ रही है ट्रंप की, ये अमेरिका में एक खास क्लास पाई जाती है। ये अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग समझते हैं। ये बदतमीजी करना, दूसरी अक़वाम के ऊपर जारियत करना, उनका खून बहाना, ये सारा समझते हैं कि हमें ये हक हासिल है। सो ये वो रवैया उसकी भी अक्कासी करता है। साथ जो लैंग्वेज ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उसको शदीद नापसंद किया गया है, जिस तरह की गुफ्तगू भी अगर किसी के बारे में भी ट्रंप ने की होती। लेकिन आप देखें कि सदर ट्रंप ने किस किस के साथ क्या सलूक व्हाइट हाउस में नहीं किया। अगर यूएस के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो उनके स्लैंग्स हैं, वो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बट स्टिल इसके बावजूद कोई तहजीब का दायरा होता है ना, वो हर दायरे को वो क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, ट्रंप की शख्सियत ही ऐसी है। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव या बाकी पाकिस्तान ने चाइना से इसमें सपोर्ट ली, मिस्र से, इजिप्ट, अपना सऊदी अरब से और तुर्किया से, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक चैनल है डिप्लोमेसी का, ओपन चैनल जो है। इसमें इस वक्त हमें मिस्र भी नजर नहीं आ रहा, तुर्की भी नजर नहीं आ रहा और सऊदी अरब भी नहीं है। सऊदी अरब तो फ्रीक बन गया एक तरह का। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ये अचीवमेंट्स अपने तौर पे बड़ी मेजर अचीवमेंट्स हैं, पर मेरा ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी चीज़ें जो हैं वो ओपन है। अभी ये नहीं हम कह सकते कि ये डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो सकती। ईरान का जो इनकार है इसको हतमी ना समझा जाए। ईरान भी मुज़ाकरात से ये नहीं चाहता कि वो मुज़ाकरात से दूर रहे। ईरान के अंदर भी ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो चाहती है। ईरान के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि अभी मौका ईरान के पास है कि उसने जितनी अचीवमेंट्स उसकी दुनिया समझती है और वाक़तन हैं भी, इससे फ़ायदा उठाए और बेहतर पोजीशन में इस वक्त ईरान है।
तो वो मुज़ाकरात का रास्ता ऐसा इख्तियार करे जिसमें अमेरिका को खलीज से निकालना मुमकिन हो, उसका असर व रसूख कम करना मुमकिन हो। और इसराइल का असल मामला यह है कि इसराइल का जो जारहियत है, जो जिस दिन उसका जी चाहता है जिस मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है, ये इसका रास्ता रुके। सो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ नुकसान होने थे वो तो हो गए और बड़े खौफनाक नुकसान हुए हैं। और हम यहाँ पे एक है, हम यहाँ पे नारे लगा के हम कहें जी कि ईरान ने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी, 10 जहाज तबाह कर दिए होंगे, 7 का दावा किया जाता है, 10 कर दिए होंगे। अमेरिका ऐसी कुव्वत नहीं है जिसको ये 10 जहाज या $1 बिलियन या $10 बिलियन से $20 बिलियन से उसको फर्क पड़ा। अफगानिस्तान में उन्होंने कितना पैसा खर्च फर्क ये पड़ता है कि ईरान से गिरवाए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए ये बड़ी ताकतें और इस तरह का मुल्क जो होता है ना, इसको कितनी जगह पे हमने कहा इराक से फरार हो गए, हमने कहा ईरान अफगानिस्तान से फरार हुए, हमने कहा कोरिया की वार हारे, हमने कहा वियतनाम से भागे। इसके बावजूद अमेरिका की वो सुपर ताकत की हैसियत जो है, क्या हमने वो मुतासर होती देखी? वो अपनी जगह पे मौजूद है। अभी ये वो भाग जाएंगे यहाँ से, मतलब वो कह देंगे कि हमने जंग ख़त्म कर दी, लेकिन जो डैमेज उन्होंने करना था वो भी किया है। और अब ज़रूरत, फिर मैंने कहा, ये इस बात की है कि ईरानी क़यादत भी इस मौके को गनीमत समझे। जो कंट्रीज़ पाकिस्तान जैसे बड़े ही मुखलसाना तरीके से उसके लिए एक रास्ता उन्होंने, पाकिस्तान ने देखे ना, एक ऐसे दोस्त के तौर पे पाकिस्तान सामने आया जिसने ईरान को जिस हद तक नुकसान है उससे बचाने की कोशिश की। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत बाकी जो खलीजी ममालिक हैं, ठीक है, उनको भी ईरान के साथ डायरेक्ट उलझने से पाकिस्तान ने एक रोके रखा है। आप इसका नतीजा नहीं देख रहे कि पाकिस्तान अगर बड़ी फ़राख दिली के साथ इसराइली किसी मंसूबे को, अमेरिकी मंसूबे को एक्सेप्ट करके बैठा होता, तो आज जो आपके ऊपर इक़्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे जो दबाव आया है कि आपके पैसे दिए थे भाई, आपको याद है हमने पिछले साल 2 साल पहले आपको पैसे दिए, वो पैसे आज ही निकालो, तो ये काम ना होता। सो पाकिस्तान जो है अपनी, ये जो यूएई का किरदार जो किरदार है, इसमें पाकिस्तान ने देखिए ना, यही वजूहात होती है। बाकी और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का यूएई से, हाँ ये जरूर है कि सऊदी अरब के साथ यूएई का जो इख्तिलाफ था, उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, लिहाज से ये बड़ा अहम है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे भी इस मामले पे, ये जो मिडिल ईस्ट का मामला हम देखते हैं, सऊदी अरब ने बड़ा कंस्ट्रेंट शो किया है, यकीनन पाकिस्तान के कहने पे किया है। जो कतर की तरफ से भी हमें उस तरह का जिसे कह लीजिए कि रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो यूएई है वो बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी जो चीज़ें हैं, या ख़ास तौर पे अरब ममालिक के अंदर भी चीज़ें ब्लॉक्स की शक्ल में चेंज होंगी? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की पहले ही प्रॉब्लम है, अफ्रीका वाले मामले पर भी है, अदरवाइज भी उनकी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सिचुएशन बनती हुई नज़र आएगी, इसके अंदर यूएई जो किरदार अदा कर रहा है, क्या अकेला रह जाएगा, इसराइल के साथ खड़ा होगा, या उसे अरब लीग की बात माननी पड़ेगी? और सऊदी अरब के, चूंकि सऊदी अरब लीड करता है, तो वो जो जिस तरफ लेके जाएगा यूएई को जाना पड़ेगा। यूएई ऑलरेडी अलग है और सऊदी अरेबिया के साथ उसकी रिफ्ट जो है वो अब ढकी छुपी नहीं है, वो यमन में भी है। और ख़ास तौर पे अब इनकी आपस में जो इकोनॉमिक एक राइवलरी है कि किसका पोर्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो सेंट्रल हब होगा, किसका एयरपोर्ट जो है वो ज़्यादा, जिसको हम ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे आईटी के ज़्यादा हाउसेस बनेंगे, कहाँ पे पेट्रो डॉलर ज़्यादा रिसाइकल होगा, वगैरह वगैरह। तो और यूएई ने बहुत खुल के इजराइल के साथ जो है अपने आप को ना सिर्फ ये किस तरह से जोड़ लिया है, बल्कि ओपनली कह भी दिया है। तो अब बहरीन, इजराइल और यूएई आपको एक तरफ दिखाई देते हैं और बाकी कंट्रीज़ जो है उनमें से कुछ खामोश हैं, कुछ सऊदी अरेबिया जैसे अभी भी देख रहे हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। क्योंकि गल्फ़ के बारे में हमें एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तो बहरहाल चाहिए। रेत के ऊपर शीशे के महल बना लेने से और फिर उससे एक इल्यूजन या फसाड बना लेने से कि ये बहुत सेफ है, यहाँ पे आप जितना पैसा है ले आएँ, लॉन्डर हो जाएगा, लग्जरी है, सब कुछ जो है वो रावी चैन लिखता है, तो वो एक ही हफ्ते के अंदर वो इल्यूजन जब ख़त्म होता है तो उनका तो फ्यूचर, उनकी इकोनॉमी इस चीज़ पे टिकी हुई है कि आपने पैसा लेके आना है या इन्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ ममालिक थोड़े खामोश हैं, कुछ जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और बाकायदा अब तो यूएई कह रहा है कि मैं इस जंग में शामिल हूँ, मैं बाय फोर्स, मेरे साथ अगर कोई मिले तो मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाना चाहता हूँ, अपने डिस्प्यूटेड आइलैंड वापस लेना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया बहुत कॉशियसली चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने खुद को डाइवर्सिफाई इससे बहुत पहले कर लिया हुआ है, चाइना की तरफ और रशिया की तरफ, और इसके बाद भी वो इस तरह वेस्ट को एकदम से छोड़ेंगे भी नहीं। और वेस्ट की 13 बेसिस ऑलरेडी जो हैं वहाँ पे नुकसान उनको हो चुका है, पता नहीं उनको कौन
अब रीबिल्ड करता है या नहीं करता, और कौन सामने आके कहता है कि जी आप ऐसा करें या वैसा करें। और रिसेंट जो ट्रंप ने प्रिंस, जो सऊदी प्रिंस के बारे में कहा है, उनके बारे में जो खराफात जो हैं वो बोली हैं, तो जाहिर है हर बंदे की अपनी ईगो होती है, इस तरह हर चीज़ जो है वो ऐसे थोड़ी होती है। तो उन्होंने जो एक गैस पाइपलाइन मंसूबा था, जो कि कभी किसी ज़माने में इन्होंने बंद कमरों में डिसाइड किया हुआ था कि उसमें इसराइल में से गुजरना है, वो अलशरा अल जुलानी से बात कर रहे हैं, तो वो सीरिया में से कहीं से होता हुआ जाएगा। हाँ। तो चीज़ें जो हैं वो हमें हरकत में दिखाई देती हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी लेयर्ड हैं कि इनको हम इस तरह नहीं समझ सकते हैं। हम पाकिस्तान में हम वैसे भी थोड़े जज्बाती हैं कि जी पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। अगर हम आज इस हकीकत को मान लें कि पाकिस्तान जो है वो ना तो जंग करवाने में शामिल था और जंग रुकवाने में भी वो सिर्फ मीडिएशन ही कर सकता है। एक सॉवरन कंट्री है जिनकी 7000 साल की सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। वो उन्होंने जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ की थी, तो ट्रंप ने एक सिटिंग में कहा था कि दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल। उनकी अपनी जो एथनिक और रेशियल और जो सिविलाइजेशनल प्राइड है वो बॉर्डर लाइन ह्यूब्रिस है। तो उन्होंने उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी क्लॉज नहीं एंटर की थी कि हम सिक्योरिटी के लिए होली सोली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। तो इस पूरे सिनेरियो में एक हेजमॉन ने, एक गून ने एक जंग जो है एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत की है, जिसका उनको ऑब्जेक्टिव नहीं पता। कभी उन्हें रिजीम चेंज चाहिए, कभी रिसोर्स प्लंडर करने हैं, कभी वहां पे अब सुना है स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवानी है, जो जंग से पहले ही खुली हुई थी। तो उस पर जंग मुसल्लत की गई है, और ये सबको पता है कि अगर वो जंग में आज ये कहते हैं जी हम किसी सीज फायर को मान जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये भेड़िए फिर इकट्ठे होके आ जाएंगे। तो ट्रंप ने पुतिन से भी 1 घंटे की बात की है कोई 15 दिन पहले, और पुतिन ने उसे यही कहा है कि आप जिस ऑफ रैंप की बात कर रहे हैं सीज फायर की, वो तो हमने आपके साथ नहीं किया। सीज फायर मसले का हल नहीं होता है, हमें कोई लार्जर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट चाहिए। और पाकिस्तान और बाकी दीगर ममालिक, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया भी आप ऐड कर लीजिए, चाइना और रशिया, ये इस रीजन का कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो बाहर की पार्टीज हैं उनको आपको आकर कोई सिक्योरिटी रैकेट चलाने की जरूरत ना हो। क्योंकि सिक्योरिटी रैकेट चलता क्यों है कि सऊदी अरेबिया में क्यों जरूरत थी कि जी ईरान से आपको बचाना है, स्टेट ऑफ हुर्मुज कहीं चोक ना हो जाए तो आप जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब ईरान अगर खुद ही बात कर लेता है कि ना मुझे आपको मुझसे बचाने की जरूरत है, ना आपको मुझसे बचाने की जरूरत है, हम कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं, बेशक वो पेन डाउन ना हो, वो सिर्फ वैसे ही। तो इन बातों के लिए बहुत टाइम चाहिए। और अगर अब्रप्टली जंग रोक दी जाती है, जिसमें इसराइल बिल्कुल शामिल नहीं है, अमेरिका बदहवासी में जंग रुकवाना चाह रहा है और साथ में कह रहे हैं तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तुम्हें बाल्कनाइज करना है। इसराइल कहता है कि मेरा तो मुझे सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, यहाँ पे मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं जिस तरह फंक्शनल, मेरी फंक्शनैलिटी पे कोई रोक टोक ना हो, और ईरान उसके लिए लास्ट लिंचपिन है। तो ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है कि सिर्फ ईरानियों से भी ये तवक्को कर लेना कि चूंकि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो मैसेजिंग कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाने में। पाकिस्तान नहीं किसी को कह रहा है कि मेरे भरोसे पे आज जंग रोकते हैं, तो हम जिम्मेदारी लेंगे कल को ईरान पे फिर मसला हमला हो जाता है। तो ये जो फॉग ऑफ वॉर है ना, उस पे फिर इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशंस कर देती है, जिससे फिर हम ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान शामिल है तो ये मीडिएशन होनी ही चाहिए। नहीं, हमें कोई गर्ज नहीं है, बस हमें ये परेशानी जरूर है कि जंग एक बहुत अगली बिजनेस है, बहुत नुकसान हो रहा है, उससे हमारे आने वाले वक्त में कहत पड़ सकता है, एनर्जी का नुकसान है, लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल में है, और जंगों को रुकना चाहिए। और जंगें चाहे कितनी फैली हुई हो, मुज़ाकरात पे रुकती हैं, मगर पाकिस्तान को अपनी वही जो रियल पॉलिटिक है कि वो उनके डिप्लोमेट्स हमेशा जो अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, कि यही हमारी लिमिट है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक तरह से फैसिलिटेटर का रोल फिलहाल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम हमारे पास पॉलिटिकल विल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे, और ईरान जैसे मुल्क पे आप कुछ फोर्स कर भी नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नवीद से पूछेंगे कि ये रीजनल जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, इसकी क्या शेप है, ये सिक्योरिटी के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और एक्चुअली किन ममालिक के दरमियान ये जो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है ये खड़ा किया जा सकता है। अगर जो ये इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है
कि ये उस सूरत में मुमकिन हो पाएगा कि जब यहाँ से अमेरिका के जो अड्डे हैं वो ख़त्म हों और ये ममालिक आपस में बैठ कर कोई ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर बनाना भी चाहें। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं।